हेलो हेलो हेलो। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग चर्चा करेंगे आज टेस्ट 122 के प्रश्नों के बारे में। हमारा आज का पहला प्रश्न है, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो नाम से ही संस्कार पता चल रहा है और आप सबको मालूम था कि हमारा रोटेटिंग सेकेंडरी ट्रांसफार्मर क्या होता है। रोटेटिंग सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की तरह कौन काम करता है विद्यार्थी? तो आपका साथियों थ्री फेज इंडक्शन मोटर काम करता है। ये तो आप सब लोग जान रहे हैं, यानी स्पष्ट है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है जो फैराडे साहब ने दिया है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? फैराडेज। किसने दिया है? फैराडेज का जो प्रिंसिपल है उसी के आधार पर ये काम करता है साथियों। ठीक है, रासायनिक प्रभाव पर यह आधारित नहीं है। रासायनिक प्रभाव पर हमारा कौन है? सेल है। हीटिंग पर आपका कौन सा है? थर्मो कपल है। यूं कहें तो आपकी हीटर है, आपका गीजर है। ये सब क्या है? हीटिंग पर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के आधार पर आप लोग वोल्टमीटर, वाटमीटर ये सब बनाते हैं। तो मेरा सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ें। आइए आगे बढ़। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जब हम स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो क्वाइल में धारा के कारण स्टेटर में डैश बन जाता है। समझ गए साथियों? क्वाइल में जब धारा जाती है, आपकी ये क्वाइल है, इस क्वाइल में जैसे ही धारा जाएगी तो क्या होगा? निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र का विकास होगा। और चुंबकीय क्षेत्र के विकास से क्या डेवलप करेगी? चुंबकीय क्षेत्र के विकास से सबसे महत्वपूर्ण बात बताइए, क्या विकसित होगी? चुंबकीय क्षेत्र विकसित हुआ तो चुंबकीय फ्लक्स भी वहां आसपास में डेवलप करेगा कि नहीं करेगा? निश्चित रूप से करेगा। और जो चुंबकीय फ्लक्स आसपास में डेवलप करेगा तो उस चुंबकीय फ्लक्स के डेवलप होने के बाद ही ना अगला कोई गतिविधि होगा। तो सबसे मेन काम कौन सा है? चुंबकीय फ्लक्स का विकास होना। ये बात आप याद रखिए। और ये जो चुंबकीय फ्लक्स है आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर में कैसी वाइंडिंग होती है? तो आपकी थ्री फेज वाइंडिंग स्टार या डेल्टा में होती है। कैसी होती है? थ्री फेज वाइंडिंग डेल्टा या स्टार में होती है।
और जब यह डेल्टा या स्टार में वाइंडिंग होती है तो आपका फ्लक्स जो उत्पन्न होगा वह किस गति पर होगा? तो यहाँ रोटेटिंग क्या होगा साथियों? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का विकास हुआ जो किस गति पर चलती है? ns पर चलती है। उत्तर लेंगे हम लोग बी नंबर। टॉर्क स्टेटर में थोड़े उत्पन्न होता है, टॉर्क तो रोटर में उत्पन्न होता है। आप तो क्वेश्चन से भी पकड़ सकते हैं। अगर कोई गलती से सोचता है टॉर्क, तो भाई साहब ये हमारा मोटर है, उसमें वोल्टेज का तो कल्पना ही नहीं कर सकते। कॉइल है तो विद्युत क्षेत्र का कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारा टॉर्क की बात जब होगी तो रोटर में होगा, स्टेटर में टॉर्क होगा नहीं। ठीक है कि नहीं? तो हम क्या विकसित कर पाएंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहां पर? स्टेटर के कॉइल में कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंडक्शन मोटर के संबंध में सही नहीं है? अब जरा देख लीजिएगा। स्टार्टर कह रहा है साथियों, स्टेटर वाइंडिंग एक रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। बिल्कुल सही बात है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर में होता है। रोटर का केज तांबा या एल्युमिनियम का बना होता है। बिल्कुल बना होता है, स्क्वायरल केज में होता है। आपका मोटर केवल एक ही दिशा में चल सकती है। ठीक है साथियों। अगला कह रहा है कि रोटर का लेमिनेशन पूरी तरह से एक दूसरे से अचालकीय रूप से जुड़ा होता है। मस्ट बी इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। रोटर का सारा हिस्सा लेमिनेटेड सेक्शन में जुड़ा रहता है। ये दोनों तो कंफर्म है। इस दोनों में आप लोग बताइए सोच करके कि नहीं हो सकता है? विद्यार्थी जी, मिस्त्री साहब आप जरा बताइए, आप तो अनुभवी हैं। ये काहे नहीं हो सकता है ना? तब विद्यार्थी जी आपका उत्तर है सी नंबर, ये गलत है। हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में घुमा सकते हैं। प्लग को चेंज करके यानी फेज को बदल करके हम साथियों इसको क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से रोटेट करा सकते हैं। तो आपका उत्तर सी है। लेमिनेशन करते हैं क्यों? ताकि आपका एडी करंट लॉस क्या हो जाए? मिनिमाइज हो जाए। इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही माना जाएगा। हाँ एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए विद्यार्थी जी, इंडक्शन मोटर में एयर गैप को बढ़ाने से डैश को बढ़ जाएगा। अगर एयर गैप आपकी बढ़ती है, याद रखिए साथियों, एयर गैप आपकी कम होगी तो आपका पीएफ क्या होता है? बेहतर होता है। यानी आपका 0.8 से 0.9 के आसपास रहता है। और जब एयर गैप आपकी बढ़ जाएगी तो पावर फैक्टर आपकी क्या हो जाएगी? जल्दी से बताइए विद्यार्थी जी, घट जाएगी। लेकिन यहाँ घटने की बात नहीं पूछ रहा, यहाँ घटने की बात नहीं पूछ रहा। पावर फैक्टर घटता है लेकिन वो कह रहा बढ़ रहा है। रफ्तार स्पीड इसका भी बहुत रिलेशन डायरेक्ट एकदम नहीं है। आपका साथियों किसको बढ़ाएगा? एयर गैप बढ़ जाएगी तो एयर गैप फ्लक्स कम होता है, ये भी गलत है। मैग्नेटाइजेशन की करंट ज्यादा खींचनी पड़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाएगा। हैवी करंट लेंगे तब चुंबकीय फील्ड के विकास की संभावना बन पाएगी। इसलिए खींचेगा कौन चीज ज्यादा? मैग्नेटाइजिंग करंट खींचेगा, ऑप्शन सी। अगर रहता घटा देता तब जाके पावर फैक्टर ले लेते। ठीक है कि नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन मोटर में एयर गैप बढ़ा दिया जाए तो देख लीजिए यहां पर लैंग्वेज को चेंज किया है, पावर फैक्टर आपकी घटेगी, एकदम सही बात है। अब मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा लगेगी, अभी जस्ट आपने देखा। ये भी यानी ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
एयर गैप जब बढ़ जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट अधिक हो जाएगी तो कॉपर लॉस मेरी घटेगी, गलत बात है ना, कॉपर लॉस तो मेरी बढ़ने न लगेगी जी। तब करंट ज्यादा खींचेगा तो कॉपर लॉस बढ़ जाएगी। चलिए, कम एयर गैप में पावर फैक्टर बढ़िया होता है, कम एयर गैप में मैग्नेटाइजिंग करंट कम लगती हैं, समझ गए कि नहीं। लेकिन जब बढ़ता है गैप तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा और आपकी पावर फैक्टर भी क्या होती है, घट जाती है, ये दिक्कत हो जाती है। चलिए विद्यार्थी, तुम रिवीजन कर रहा है जी, पूछेंगे कल क्वेश्चन पूछेंगे ओएसएच से, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ से, ठीक है ना विद्यार्थी जी। इस चैप्टर को आप लोग आज पूरा पढ़ लीजिएगा, टोटल कमांड रात में कर लीजिएगा, ठीक है। और कमांड करने के साथ साथ जो नया चीज बताए वो भी फिर और नया चीज कल बताएंगे, ठीक है, उसको भी कवर कर लीजिएगा। हम किसी भी समय कोई भी क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ लेंगे और आपको बताना पड़ेगा, नहीं बताइएगा तो खड़ा रखेंगे जितना देर क्लास चलेगा, एक कल ही से ये चीज लागू हो जाए, समझिए कि नहीं। हाँ हाँ, चक्कर उक्कर आने लगेगा तो बैठ जाइएगा, कह दीजिएगा सर चक्कर आ रहा है, बैठा दीजिए, ठीक है कि नहीं। हाँ, अभी मजबूत हो गया, अभी नहीं गिरेगी, हड्डी में वजन है इसका, ठीक है कि नहीं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते। आइए, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर किसके समान होता है। भाई साहब, 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर है वह किसके समान होगा, आपके जनरेटर के समान होगा, गलत बात है। कौन सा जनरेटर कहिएगा तब ना, जनरेटर मतलब 2 जनरेटर, एसी और डीसी। जनरेटर मतलब 2, एक एसी जनरेटर और दूसरा डीसी जनरेटर। अब किसके समान होगा वो बात आप कहिए नहीं रहे हैं, खाली जनरेटर, मामला गलत हो गया। डीसी मोटर में तो हमारे पास 3 फेज की व्यवस्था रहती नहीं है, ये भी गलत हो गया। सिंगल फेज इंडक्शन में तो एक ही फेज की वाइंडिंग होगी, स्प्लिट करके 2 में तोड़ेंगे तो सेल्फ स्टार्ट कर पाएंगे, ये भी नहीं। अल्टरनेटर का जो स्टेटर वाला हिस्सा होता है जिसको कि आर्मेचर आप कहते हैं, वही ना अस्थिर होता है, 3 फेज में असेंबल होता है, बीच में रोटर रोटेट करता है, जिस पर आप फील्ड वाइंडिंग और एक्साइटिंग के लिए डीसी सीरीज जनरेटर का नहीं बल्कि डीसी शंट जनरेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डीसी शंट का। अगर डीसी शंट नहीं मिले तो किसका यूज करिएगा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड का यूज करिएगा। और क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी शंट किस रूप में काम करता है, एक्साइटर के रूप में काम करता है। और एक्साइटर के लिए हमेशा कौन सी मशीन लेंगे, क्यों लेंगे, क्यों एक्साइट करने के लिए वही लेंगे, दूसरा क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसका मान कांस्टेंट होता है, क्योंकि डीसी शंट का आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होता है, उसकी गति कांस्टेंट होती है। और कोमोबेस वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूमुलेटिव कंपाउंड का होता है, इसीलिए इसी दोनों का चॉइस हम यूज करते हैं। एक्साइटेशन के लिए हमेशा डीसी ही चाहिए, प्लस डीसी चाहिए तो चाहिए, लेकिन उसका मान नियत होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इसीलिए उसको प्रीफर करते हैं। मूल रूप से ये बातें। आइए, इसका उत्तर हो गया डी नंबर, ठीक है, अल्टरनेटर की तरह दिखता है या एसी जनरेटर की तरह दिखता है। चलें आगे बढ़ें। आइए विद्यार्थी जी, सिंचाई और घरेलू पंप सेट में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए साथियों। तो घरेलू पंप और सिंचाई के लिए कौन सा करते हैं, इंडक्शन मोटर, और खास करके ज्यादातर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही प्रयोग करते हैं। अल्टरनेटर तो घर में यूज करेंगे नहीं, बल्क अमाउंट में पावर जनरेशन के लिए पावर स्टेशन पे करते हैं। सिंक्रोनस का बच्ची कहाँ गई तुम जी, बताओ, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग का एक इस्तेमाल बताओ किस लिए करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का स्पेशल इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है, जल्दी बताओ, जो आ रहा है मन में वही बताओ, गलत होगा तो डांट सुनेगी, सही होगा तो कोई बात नहीं।
सिंक्रोनस मोटर का विशेष प्रयोग क्या है? 4-5 है, लेकिन कोई एक बता दो, कोई एक बताओ। तुम जी बच्ची, तुम बताओ सिंक्रोनस मोटर का कोई एक इस्तेमाल, उपयोग। बताओ जल्दी। एक एक को बताओ ना, हम कर उपयोग बताओ, उपयोग कोई एक, कोई एक उपयोग। तुम बच्ची बताओ एक उपयोग, क्या काम में इस्तेमाल कर। चलिए हीटर पर ज्यादा ध्यान दे, है ना, हीटर पे ध्यान दे रही थी, अभी नहीं थे इलेक्ट्रिकल वाला सर जी, अभी नहीं थे, हीटर वाला पर ज्यादा ध्यान दे रही है कि नहीं? तुम बता दो। हाँ, अच्छे से सोचो, सिंक्रोनस पूछे हैं, सिंक्रोनस। हाँ, सिंक्रोनस मोड। इंस्ट्रक्टर साहब आप ही कुछ कीजिए, सिंक्रोनस मोटर का एक विशेष इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, कोई भी प्रयोग किस लिए यूज कर। लिफ्ट में? अभी तक दिमाग में नहीं आया तुम लोगों को? सिंक्रोनस मोटर है, स्पीड एकदम सेम रहता, कभी नहीं बदलता। कहाँ का एक उपयोग बताओ, बहुत पॉपुलर है, हर परीक्षा में पूछता है। तुम्हें नंदिनी बता दो, बस यही तो जानना था। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल बैठ जाओ। पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए सबसे हाईलाइटेड, सबसे फेमस, जीवन में हमेशा यही उत्तर देना। बैठ जाओ। सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग जो है पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है, सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में। इसका इस्तेमाल वोल्टेज को भी रेगुलेट करने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ जहां निश्चित गति पर हमें मशीन को संचालित करना हो वहां भी इसका यूज करते हैं, खास करके कन्वर्टर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों ये ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल के बारे में तुम बच्ची बता रही थी, वैक्यूम क्लीनर में, है ना, हम लोग स्विंग मशीन में, मिक्सर ग्राइंडर में, ये सब में किसका, फूड प्रोसेसर में किसका यूज करते हैं, हैंड ड्रिल मशीन में यूनिवर्सल का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज से इलेक्ट्रीशियन पे ध्यान देना है, थोड़ा सा फिटर पर 1 घंटा कम समय देना, ठीक है, 3 घंटा समय इलेक्ट्रीशियन पे दे देना, समझ गए कि नहीं? इंस्ट्रक्चर में यहीं से क्वेश्चन पूछे। आइए आगे बढ़। उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण धारा वोल्टेज से लैग कर जाती है? यानी आपकी करंट, ये मेरा वोल्टेज है और वोल्टेज से करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है। ये गुण कहां पर होता है? बिल्कुल सही बात है, इंडक्टेंस में होता है, प्रेरकत्व में होता है। ये लैगिंग की बात जो है कहाँ होती है, इंडक्टेंस में। लीडिंग कहाँ होती है, करंट आगे कहाँ जाती है, कैपेसिटेंस में। रेजिस्टेंस में क्या होता है, सेम फेज में होता है। और मेरी पावर फैक्टर क्या होती है, 1 यूनिटी, महत्तम
मैक्सिमम हो जाती है। समझ गए विद्यार्थी जी? तो ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ट्रांसफार्मर पर डैश टेस्ट के क्या होता है? समान होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इंडक्शन मोटर में ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड का मतलब है व्हील को रोकना। क्या करना साथियों? बिल्कुल चक्के को रोकना। तो चक्के को जब आप रोक रहे हैं तो किसके समान है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान है। किसके समान? शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान। और इस टेस्ट से हमें क्या मिलता है? कॉपर हानि की जानकारी। क्या मिलती है? कॉपर हानि की गणना होती है। आपका जवाब होगा ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बिल्कुल समान होता है। ओपन सर्किट के समान क्या होता है? नो लोड टेस्ट। कौन सा टेस्ट? नो लोड टेस्ट ओपन सर्किट के समान होता है। ठीक है, चलिए बैक टू बैक यहां करते नहीं हैं, बैक टू बैक हम ट्रांसफार्मर में करते हैं, जिसके माध्यम से टेम्परेचर, ओवरऑल इफिशिएंसी, इन सभी चीजों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। बैक टू बैक को संपनर कहते हैं, रीजेनरेटिव कहते हैं, ये सब के नाम से भी जानते हैं। हाँ, टेम्परेचर, ओवरऑल इफिशिएंसी। टेम्परेचर आया तो लॉसेस के कारण आया, सारा लॉस मिल गया तो इफिशिएंसी आसानी से निकल गया, और लॉस हुआ तो उसी कारण हीट हुआ, हीटे से टेम्परेचर बढ़ा। चलिए आगे बढ़ें। जब किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन की जाए तो शुरुआत में रोटर में इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? तो विद्यार्थी जी, एट स्टार्टिंग आप सब जानते हैं, एट स्टार्टिंग आपका स्लिप होता है 0। तो आपका E2 जो है वह SE2 प्रभावित होता है, स्लिप इफेक्ट। तो हमारी जब स्लिपे 0 हो गई तो स्टार्टिंग के टाइम पर ईएमएफ भी कितना होगा? रोटर में 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? सी, 0 होगा। चलिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा स्लिप कितना 0 होता है कि 1 होता है? अच्छा से सोच के बताइएगा, कंसेप्ट बढ़िया से सोच के बताइएगा। बिल्कुल स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहेगा। उत्तर यहां पर क्या है विद्यार्थी जी? 0, एकदम नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन मोटर की फ्रेम किस पदार्थ की बनी होती है? यहां 2 ऑप्शन आपके पास है, बड़ा और छोटा मशीन यहां लिखा नहीं है। दोनों में क्या लीजिएगा? जब बड़ा छोटा कुछ लिखा नहीं है तो हम सीधा क्या ले लें? कास्ट आयरन ले लें। क्या ले लें? कास्ट आयरन। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार होता है साथियों खोखले बेलन की तरह। तब ना भीतर में हम लोग क्या लगा देते हैं? रोटर असेंबल करते हैं, और बड़ी आसानी से इस एयर गैप के बीच क्या होता है? आपका रोटर साथियों घूम पाता है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एक इंडक्शन मोटर के समान है? विद्यार्थी जी, आपकी डीसी कंपाउंड, डीसी सीरीज दोनों को खत्म करिए, दोनों का तो कोई मामला ही नहीं है। सिंक्रोनस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ NS बराबर 120 F/P पर चलेगा। ए सिंक्रोनस जरूर होगा, क्योंकि ऐसी मोटर जिसकी गति क्या होती है साथियों? जिसकी गति NS NR नॉट इक्वल टू NS हो, उसे असिंक्रोनस कहते हैं। और असिंक्रोनस में हम जानते हैं कि NR ऑलवेज लेस देन NS होता है। और ये हमारी कौन सी मोटर है? इंडक्शन मोटर है। ये बातें आप जीवन भर के लिए याद रख लीजिएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही उत्तर है, ए सिंक्रोनस।
आइए, यानी प्रश्न जो पूछे गए हैं आप लोग को भी क्वेश्चन अब मिल ही गया होगा, आप लोग देख ही रहे होंगे। थ्योरेटिकल इनपुट ज्यादा है, जो हाँ लैंग्वेज आधारित है, कंसेप्ट जिन बच्चों ने समझ लिया है उनको कठिनाई नहीं, जो रट रहे हैं वो तो फंस जाएंगे, रटने वाले फंस जाएंगे। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है भाई साहब? क्योंकि इसके स्टेटर में होता है 3 फेज वाइंडिंग। अब देते हैं स्टेटर को हम एसी सप्लाई, और जब एसी सप्लाई देते हैं तो हमारा तीनों फेज के बीच में 120 का होता है फेज अंतर। परिणाम क्या मिलता है? तो 3 फेज की हमारी जो फ्लक्स डेवलप करती है वह सिंक्रोनस गति पर रोटेटिंग होती है, जो मूल रूप से हमारे मशीन को क्या करती है? सेल्फ स्टार्टिंग बना देती हैं। तो आपका जवाब होगा 120 के फेज एंगल द्वारा स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग यहां पर क्या होती हैं? असेंबल होती हैं, इसीलिए हमारा यह मशीन सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ऑफसेट का मतलब हर एक दूसरे से 120 पर क्या है साथियों? शिफ्टेड है, सब आपस में एक दूसरे से शिफ्टेड है। 180 गलत है, ये भी गलत है, यहां पर कोई। आप कह रहे हैं पॉलीफेज इंडक्शन मोटर समानता कैसी होती हैं? अब आपको बताना शर्मिंदा करना है। समानता कैसी होती हैं? सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं, क्योंकि इसमें 3 फेज वाइंडिंग हम स्टेटर में लगाते हैं और 3 फेज की एसी सप्लाई भी हम देते हैं। और जब 3 फेज की एसी सप्लाई हम देते हैं तो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, कैसा मैग्नेटिक फील्ड? बिल्कुल साथियों, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विकसित होता है और इसकी गति सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? सिंक्रोनस होती है, एनएस होती है। यही मूल कारण होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कम रख रखाव वाला मोटर है? मेंटेनेंस किसमें बहुत कम करना पड़ता है? स्लिप रिंग गलत है। मेंटेनेंस इसमें आपका क्या क्या है? कार्बन ब्रश है ना साथियों, स्लिप रिंग है, मेंटेनेंस इसमें है। सिंक्रोनस में भी आपका स्लिप रिंग है, कार्बन ब्रश है, बहुत सारा एसेसरीज है। आपका डीसी में तो कम्यूटेटर है, कार्बन ब्रश है, बहुत सारा झमेला है। अगर हम इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन में आपका कौन कौन होता है? 2 प्रकार होते हैं। एक कौन से होते हैं? एक स्लिप रिंग होते हैं जो ऑलरेडी यहां दिया हुआ है। एक स्क्वायरल केज होता है। स्क्वायरल केज का मेंटेनेंस सबसे कम होता है, तो इसीलिए हम उत्तर बी को लेंगे। अगर लिख देता है स्क्वायरल केज तब तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं लिखा है, इंडक्शन दिया है तो हम इंडक्शन लेंगे, क्योंकि इंडक्शन का एक प्रकार स्लिप हमको दे दिया है तो दूसरा वाला इसके अंदर समाहित है, इसीलिए हम ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। आइए अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी जी, इंडक्शन मोटर की जॉगिंग, साथियों जॉगिंग को ही ईचिंग कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? ईचिंग कहा जाता। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार मशीन को एक खास समय के लिए चालू किया फिर बंद, फिर चालू किया फिर बंद, कुछ ही क्षण के लिए, कुछ ही पल के लिए। ये जो ईचिंग करना होता है, आप अपने मिक्सी मशीन में इसका ज्यादा प्रयोग देख रहे होंगे। मसाला जो फंस जाता है बॉडी में, तो हल्का चालू करके फिर छोड़ दिए, चालू बंद चालू बंद चालू बंद जो करते हैं, तो मसाला जो बॉडी में लगा वो नीचे बेस में झड़ जाता है और आपकी पिसाई अच्छे से हो जाती है। एक नियंत्रित गति का संचालन है। क्या है साथियों? नियंत्रित गति का संचालन है। जरा लिख लीजिएगा, ईचिंग एक कंट्रोल फंक्शन है। क्या है साथियों? यह एक कंट्रोल फंक्शन है जो ऑपरेटर को संचालित मशीन
सटीक, क्षणिक समायोजन, कुछ ही क्षण के लिए, कुछ ही सेकंड के लिए क्षणिक समायोजन, या गति के लिए, मोटर पर अस्थायी रूप से शक्ति लगाने की अनुमति देता है। अर्थात थोड़ी मात्रा में गति को बढ़ाने व घटाने हेतु नियंत्रित रूप से इसका प्रयोग करते हैं। आपका जवाब होगा थोड़ी सी गति बार बार हम चाह रहे हों तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इचिंग की प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए। नोट कर लिया विद्यार्थी जी? आगे बढ़ें। इंडक्शन मोटर के स्टेटर फ्रेम में सिलिकॉन स्टील के लैमिनेशंस आमतौर पर कितने मोटे होते हैं? तो आप जानते हैं 0.35 से 0.5 mm होते हैं। और ये थिकनेस जो रखी जाती है वह किसके लिए साथियों? एडी करंट हानि से बचाव हेतु। किसके लिए? एडी करंट हानि से बचाव हेतु की जाती है। मेरा सही उत्तर दिए गए प्रश्न का क्या होगा? 0.5 होगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला कह रहा पावर फैक्टर डैश होने पर लोड स्रोत द्वारा प्रदत्त संपूर्ण ऊर्जा की खपत। जब आपकी पावर फैक्टर 1 हो जाती है तो ऐसे समय में रिएक्टिव पावर लॉस डेफिनेटली आपकी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? रिएक्टिव पावर लॉस शून्य हो जाएगी। आपका स्रोत का पावर बिल्कुल आपके क्षय शक्ति के क्या होगा? क्षय शक्ति या उपभोग की शक्ति के बराबर हो जाएगा। रिएक्टिव पावर के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो मेरा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जितना दिए उतना कंज्यूम कर गया, कुछ बचवे नहीं किया। चलिए अगला प्रश्न। कौन सा इंडक्शन मोटर के गति नियंत्रण की विधि नहीं है? साथियों आप जानते हैं रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ये मेथड हम लोग कहाँ यूज करते हैं? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। कहाँ पर? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करते हैं। आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, इसका भी प्रयोग किया जाता है।
क्योंकि NS बराबर 120 F बाय आपकी P होती है। F बदलेगा तो गति बदलेगी। फिर आपका रहा स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टेटर वोल्टेज। आप जानते हैं मेरी टॉर्क जो है वो वोल्टेज के वर्ग का समानुपाती होती है, और मेरे टॉर्क के वित्त कर्मानुपाती क्या होती है, आपकी स्पीड होती है। तो उसके हिसाब से हम गति का नियंत्रण कर पाते हैं। ये तीनों विधि से तो हम कर लेते हैं, लेकिन चौथा से नहीं करते, क्योंकि स्टेटर के प्रतिरोध है, स्टेटर का प्रतिरोध बढ़ेगा तो जानते हैं क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो प्रारंभिक सप्लाई वोल्टेज आपकी क्या होगी, कम। और जब सप्लाई वोल्टेज कम होगी, मशीन संचालन असक्षम, संचालित ही प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये मेथड हमारा गति नियंत्रण का बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, लोग कल फिर इसके आगे देखें।